जब कोई मजदूर कहीं काम करता है तो बदले में इसको क्या मिलती है? मजदूरी। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं दिहाड़ी। जब भी कोई आदमी कहीं पर जॉब कर रहा होता बदले में क्या मिलती है? सैलरी। तो काम करने के बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, चाहे हम कहीं पर भी काम करें। जैसे मैं सुबह से शाम तक 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूं तो बदले में मुझे कुछ सैलरी मिलती है, बदले में कुछ रिटर्न में मिलता है। तो ध्यान में ये रखना है कि काम करने के बदले में हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, जिसको हम मजदूरी या वेतन या पारिश्रमिक का नाम देते हैं। नॉर्मली इसका निर्धारण कैसे होता है? कहते हैं जितना काम करोगे उतनी सैलरी मिलेगी। तो जितना काम करोगे उतनी सैलरी मिलेगी, उसका भी निर्धारण कौन करता है? और करता भी है तो कैसे करता है? तो आज की इस क्लास में हमें यही समझना है कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि जो सैलरी दिया जाता है, जो दिहाड़ी दी जाती है, उन सबको तय कैसे किया जाता है कि किसको कितना पैसा दिया जाए काम करने के बदले में, किसी काम के बदले में कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, इस चीज के पीछे क्या सिद्धांत काम करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। कई सारे सिद्धांत प्रचलन में थे, आज के समय में कई सारे सिद्धांत अभी भी प्रचलन में है। तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो प्रचलन में है उन सब चीजों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो ये समझना पड़ेगा मजदूरी है क्या। तो मजदूरी क्या है उसको समझने से पहले सबसे पहले तो समझो मजदूर किसे कहते हैं। मजदूर जो कहीं पर काम करता है और काम के बदले में कुछ रिटर्न लेता है उसको मजदूर कहते हैं। जब भी हम मजदूर शब्द की बात करते हैं, मजदूर मतलब जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। मजदूर जो किसी दूसरे को काम करके देता है और बदले में कुछ प्राप्त करता है। तो एक मजदूर काम करने के बदले में जो प्राप्त करता है उसे मजदूरी कहते हैं। लेकिन अगर मजदूरी के अर्थ को समझने जाए तो दो तरीके से समझ सकते हैं, एक संकुचित अर्थ और एक होता है विस्तृत अर्थ। तो जब हम संकुचित यानी कि संकीर्ण सोच वाला, जहां पर मजदूरी का अर्थ बिल्कुल छोटा सा बताया गया है, मिनिमम बताया गया है, तो इसके लिए प्रोफेसर बेनम ने कहा है कि मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। मतलब जो मालिक है उसके यहाँ पर काम करने वाले मजदूर को जितना समझौता हुआ है उसके रूप में जो कुछ भी मुद्रा के रूप में देता है, जो कुछ भी वो पैसों के रूप में देता है, उसको मजदूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब वो काम किया, बदले में काम करने में 500 का नोट थमा दिया, वो उसकी मजदूरी हो गई। काम करने के बदले में दिया जाने वाला कैश अमाउंट मजदूरी है। इसी चीज को प्रोफेसर जीड ने भी कहा कि मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के अनुसार अर्थ में नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ भाड़े पर प्राप्त किए गए श्रम की कीमत के लिए करना चाहिए कि आपने किसी को काम पे लगाया और उस काम करने के बदले में आपने जो कुछ भी पेमेंट किया तो उसको हम मजदूरी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मजदूरी का अर्थ अगर छोटे लेवल पे देंगे तो यहाँ पर दो बातें सामने आती हैं। एक कि मजदूरी का भुगतान केवल और केवल पैसों में होता है, मतलब रुपए में होता है, कैश होता है, और मजदूरी केवल केवल भाड़े के मजदूर को ही दी जाती है। लेकिन वास्तव में हम देखेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि मजदूरी कैश के अलावा भी दी जाती है। कभी कभी काम कर रहे हैं, काम करने के बदले में खाना खिला दिया, या फिर कपड़े दे दिए गए, या फिर रहने को घर दे दिया गया, आने जाने को गाड़ी दे दी गई, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी उनके बच्चों के लिए, या फिर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। मतलब मजदूरी के साथ साथ एक मजदूर को काम करते हुए कई दूसरी फैसिलिटी भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कैश भी होता है और वस्तु या सेवाओं के रूप में भी प्राप्त की जाती है। मतलब वास्तविकता यह है कि यहाँ पर मुद्रा और वस्तु दोनों के रूप में प्राप्त होता है। और दूसरा यह है कि मजदूरी केवल उसको नहीं प्राप्त होता जो भाड़े में किराए पे काम करता है, बल्कि मजदूरी उनको भी होता है जो स्वतंत्र रूप से अपना खुद का काम करता है। जैसे मैं खुद अपना यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बदले में यूट्यूब से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं अपना काम खुद के लिए कर रहा हूँ तो पैसे मिल रहे हैं ना, बिना काम के पैसे नहीं मिल रहे। एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में सेवा दे रहा है 7-8 घंटे बैठे, तो वो अपने खुद के लिए खुद को सैलरी दे रहा है, तो ये भी मजदूरी का एक प्रकार हुआ कि और भाड़े का होगा ऐसा नहीं है। लेकिन इसी चीज को जब विस्तार से समझाएंगे, विस्तृत अर्थ बोलते हैं, तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा श्रम की सेवा के लिए दी गई कीमतें, मतलब किसी के काम करने के बदले में जो कुछ भी
जो कुछ भी मतलब सब कुछ काम करने के बदले में उसको कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उसकी मजदूरी है। चाहे मैं कह रहा हूँ और यार मेरे यहाँ पर काम करो, बदले में तुम 20,000 प्लस तुम्हें खाने को खाना मिल जाएगा तीनों टाइम का, मतलब खाना भी मजदूरी का ही एक हिस्सा है। और सेलिंगमैन में कहा है श्रम का वेतन, श्रम के बदले में जो वेतन, चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश हो, जो कुछ भी मिले। तो नॉर्मली यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो श्रमिक अपना शारीरिक और मानसिक श्रम बेचते हैं उनको भी शामिल किया जाता है मजदूर के अंतर्गत। वे स्वतंत्र कर्मचारी जो अपनी सेवाओं का शुल्क लेते हैं, जैसे डॉक्टर जो दूसरों को सेवा तो देते हैं लेकिन पैसा खुद ब खुद लेते हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर आदि। या फिर व्यवसाय का प्रबंधक जो अपने व्यवसाय की देखरेख स्वयं करते हैं, तो इन सब काम के बदले में उनको कुछ ना कुछ रिटर्न, क्योंकि फ्री फोकट में कोई कैसा भी काम नहीं करेगा, मतलब कोई बंदा अपने लिए भी काम कर रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ अर्न किया जाए। तो उस अर्निंग की कीमत क्या होगी, उस अर्निंग की कैलकुलेशन कैसी होगी, इसी चीज की हम बात करते हैं। तो यहां पर मजदूरी कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक है मौद्रिक मजदूरी जिसको हम मॉनेटरी वेज के बोलते हैं, और दूसरा होता है वास्तविक मजदूरी जो वास्तव रूप में एक मजदूर को प्राप्त होता है। यहां पर जब भी हम मौद्रिक या नकद मजदूरी की बात करते हैं, मनी या फिर नॉमिनल वेजेस, इसका मतलब होता है एक मजदूर को कहीं पर कार्य करने के बदले में, काम करने के बदले में उसको जो कुछ भी मिलता है। आप जा रहे हो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे पड़े हो और आपसे कहा जा रहा है कि आपको 500 रुपये दिहाड़ी दी जाएगा, मतलब आपको काम करने के बदले 500 रुपये कैश मिल रहे हैं। तो जो 500 रुपये कैश है ना, वो आपकी नकद मजदूरी है। काम किया और बदले में कैश मिल गया। तो जो कैश के रूप में मिलता है वो नकद मजदूरी या मौद्रिक मजदूरी कहते हैं। लेकिन वास्तविक और असल मजदूरी के अंतर्गत किसी भी मजदूर को, किसी भी श्रमिक को कहीं पर काम करने के बदले में मुद्रा के साथ साथ जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो भी सेवाएं प्राप्त होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं पर काम किया जाता है तो बदले में कई सारी चीजें मिलती हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, बच्चों की एडमिशन मिल जाता है, बीमा सेवाएं मिल जाती है, ठीक है ना, पीएफ मिलता है, ठीक है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, पहनने को वर्दी यानी कपड़े मिल जाते हैं, खाने को खाना मिलता है, रहने को घर मिल जाता है। कई सारी फैसिलिटी जो है, जो सेवा नियुक्ता होता है, जो मालिक होता है, वो अपने कर्मचारियों को देता है, जो कि कैश के अलावा होता है। तो कैश के अलावा जो कुछ भी मिलता है, मतलब एक मजदूर को काम कर जो कैश मिलेगा, या फिर उसके साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विस मिलेंगी। आजकल क्या होता है, धनतेरस के दिन जो दिवाली की छुट्टी पड़ती है 4-5 दिन की, उससे पहले जो कंपनियां हैं, मालिक है, अपने सभी काम करने वालों को अच्छा खासा गिफ्ट देता है, बोनस देता है, गिफ्ट जो कैश सैलरी के अलावा होता है। तो उसको हम वास्तविक मजदूरी के नाम से जानते हैं, असल मजदूरी कहते हैं। ये जो वास्तविक मजदूरी है जो कैश के अलावा मिलता है, उसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे तय करेंगे किसको कितनी रियल वेजेस मिला है, उसके पीछे कई सारे टॉपिक है, कई सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले मुद्रा की क्रय शक्ति। किसी स्थान पर वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। मान लो आपको सैलरी मिल रही है 10,000 और आपके यहाँ पर सारी चीजें सस्ती हैं, मतलब आलू मिल रहा है 10 रुपए किलो, प्याज मिल रहा है 20 रुपए किलो। तो अगर आपके एरिया में वस्तुओं और सेवाओं का कीमत सस्ती है, तो इसका मतलब होता है आपकी मजदूरी दर, जो वास्तविक मजदूरी है, वो अधिक होगी। लेकिन आपको वही 10,000 रुपये मिल रहा है, वहां पर इस पर आलू है 50 रुपए, प्याज है 40 रुपए, इसका मतलब यहाँ पर सब्जियां महंगी हो गई। इसका मतलब आपकी वास्तविक मजदूरी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा होता है अन्य सुविधाएं। एक मजदूर को कहीं पर काम करने के बदले में नकद मजदूरी के साथ साथ अगर दूसरी सुविधा भी प्राप्त होती हैं, जैसे उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिल जाता है, ठीक है, अच्छी चिकित्सा और शिक्षा सुविधा मिल जाती है, तो उससे भी उसकी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अन्य स्रोत। अगर मैं कहीं पर काम कर, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बदले में मुझे सैलरी मिलती है। साथ ही साथ स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मैं अलग से ऑफलाइन कोचिंग भी चला रहा हूँ, तो वहां से भी मुझे इनकम मिल रही है। तो मेरी वास्तविक जो इनकम है, जो कैश मिल रहा है स्कूल से वो अलग है, कोचिंग से भी प्राप्त हो रहा है तो वो भी अलग है। इससे मेरी वास्तविक मजदूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। कहीं पर ऐसा नहीं है तो वास्तविक भले ही ज्यादा हो, वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। कार्य का स्वभाव। कहीं पर कार्य बड़ा जोखिम भरा होता है, बड़ा रिस्की काम होता है, जान जाने का डर होता है, फिर एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है,
तो अगर काम करते हुए जान की जोखिम का डर बना रहता है, किसी भी प्रकार के लॉस होने का डर बना रहता है, तो ऐसे में सैलरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक मजदूरी आपकी कम ही होगी। जबकि कहीं पर काम आसान है, सैलरी कम है, आपको आराम भी है, हर तरह की सुविधा मिल रही है, तो वहां पर वास्तविक मजदूरी ज्यादा हो जाती है। कार्य की नियमितता, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, भले ही थोड़े पैसे कम हो, लेकिन आपको लगातार काम मिल रहा है, आप वहां पर रेगुलर हो, आपकी नौकरी जाने का डर नहीं है, तो वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। लेकिन आप ज्यादा सैलरी लेके भी आप कुछ महीनों के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रशिक्षण का समय और लागत, अगर आपको अपने कार्य के लिए लंबा समय देना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने से पहले कई सालों तक एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करनी होती है, एक वकील को वकील बनने से पहले एलएलबी की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, एक सीए को सीए बनने से पहले सीए की 5-6 साल की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, तो उसके बाद वो काम करता है, फिर जो अर्निंग करता है भले ज्यादा, क्योंकि अपने कभी लंबा समय देके अपनी उस डिग्री को हासिल किया है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मजदूरी में अंतर्भिन्नता, ठीक है, मतलब क्या होता है, अक्सर कई सारे उसमें देखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मजदूरी हो जाती है, क्योंकि जहां पर सबसे पहली बात तो है कि जिस श्रमिक की योग्यता जितनी ज्यादा होती है, उसकी जो है सैलरी भी उतनी अधिक होती चली जाती है। तो टॉपिक अब इसी से निकल आया है कि मजदूरी में अंतर भिन्नता की लोगों को अलग अलग सैलरी क्यों दी जाती है। कई बार देखा जाता है कि एक ही कंपनी में एक ही जगह पे काम करने वाले लोग जो एक साथ काम में जुड़े हुए, उनकी सैलरी अलग अलग होती है। ये एक ही जैसा काम करने वाला एक ही जैसे काम को अलग अलग जहां पर काम किया तो भी सैलरी बदल जाती है। समय के साथ साथ किसी सैलरी ज्यादा बढ़ती है, किसी के कम बढ़ती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि मजदूरी विभिन्नता पाई जाती है। दैट इज बेस डिफरेंशिएशन बोला जाता है इसको। सैमुअलसन ने कहा है कि मजदूरी के अंतर और उसके कारण मुख्य रूप से इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है कि आखिर मजदूरों की मजदूरी में अंतर क्यों पाया जाता है। सबसे पहला अंतर, श्रम बाजार में अप्रतियोगी समूह का पाया जाना। अप्रतियोगी, कई बार देखा गया है कि श्रम बाजार में जो मजदूर काम करते हैं वो अलग अलग वर्ग वाले होते हैं और अलग अलग वर्गों की मजदूरी भी अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को कम सैलरी मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे बात होती है कि किस मजदूर की मांग और किस मजदूर की पूर्ति कम या ज्यादा है। तो मजदूरों की मांग और पूर्ति के आधार पर भी उनकी मजदूरी तय होती है। अगर साधारण आमदनी के श्रमिक होता है तो इनकी मजदूरी थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। अर्धकुशल मजदूरी होते श्रमिक होते इनकी मजदूरी थोड़ी ज्यादा। मान लो इसकी दिहाड़ी अगर 200 रुपए है तो अर्धकुशल है तो 300 रुपए। कुशलता शिक्षित श्रमिक होगा तो इनकी 500 रुपए हो जाएगी। जो उच्च शिक्षा प्राप्त होते वाले उनकी सैलरी और ज्यादा हो जाती है। मतलब साफ है, कार्य कुशलता के आधार पर मजदूरी तय होती है। तो इसको पहला अंतर है। आप कहोगे यार हम चारों तो एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है। आप जब काम करने जाओगे तो स्किल के अकॉर्डिंग आपके पास कितनी डिग्री है, आपके पास कितनी योग्यता है, उसके अनुसार भी मजदूरी दर दी जाती है। तो पहली विभिन्नता तो यह है। दूसरी स्थिति है समानीकरण अंतर। कई बार ये देखा गया है कि एक ही वर्ग होता है, पढ़ा लिखा वर्ग, एक ही वर्ग होता है जो सामान्य योग्यता भी रखते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक जैसी डिग्री है, सबके पास एक जैसी डिग्री है, सबके पास एक जैसी कुशलता है, उसके बावजूद भी उनकी सैलरी अलग अलग होती है। अब भैया ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे जो कारण है, सबसे पहला है प्रशिक्षण व्यय। आपने डिग्री तो ले ली, तो आपने जो ट्रेनिंग ली उसमें अंतर हो सकता है। दूसरा, व्यावसायिक गतिशीलता, आप जिस व्यवसाय में लगे हो सकता है उस व्यवसाय में की गतिशीलता का अभाव हो। व्यवसाय के स्वभाव का अंतर हो सकता है। जो व्यवसाय में आप काम कर रहे हो, भले डिग्री आपकी दूसरे से ज्यादा या कम हो, लेकिन आपका जो बिजनेस आप लगे हो उसका व्यवसाय ज्यादा सैलरी वाली देने ना हो। व्यवसाय के स्थायित्व का हो सकता है, आप जिस व्यवसाय में लगे उसका स्थायित्व सही से ना हो। कार्य की अवधि का अंतर हो सकता है, अतिरिक्त सुविधाएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, उन्नति की आशा कम ज्यादा, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा का हो सकता है। तो कई सारे परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। और नेक्स्ट है असामान्यीकरण का अंतर।
कई बार क्या होता है, जब एक ही व्यवसाय या एक ही समान कार्य में श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी मिलती है, एक ही व्यवसाय में लगी हुई है या सब लोग एक समान कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर अंतर पाया जाता है। और ये अंतर दो प्रकार से होता है, एक बाजार की अपूर्णताओं के कारण और एक होता है श्रमिकों की गुणात्मक अंतर। बाजार में एकाधिकार और सरकारी हस्तक्षेप या अन्य बातों की अपूर्णता को जन्म देती है। ठीक है, अगर आप किसी एकाधिकार के अंदर काम करने जाते हैं तो वो अपने मनमर्जी तरीके से जो मजदूर निर्धारित करेगा, मेरे पास काम करना है करो, वरना कहीं काम है ही नहीं, तो मजदूरी कम कर देता है। दूसरा होता है श्रमिकों की गुणवत्ता, गुणात्मक कार्य, अधिक कार्यकुशल श्रमिकों को ज्यादा सैलरी मिलती है, कम कार्यकुशल को कम सैलरी मिलती है, कम वेज मिलता है। तो ये कई तरीके से अंतर उत्पन्न होता है मजदूरी दर में। तो यहां तक की बातें हो गई। अब बात करेंगे मजदूरी दर का निर्धारण आखिर होता कैसे है, उसके पीछे लॉजिक काम था। पुराने समय से ही मजदूरी दर के निर्धारण के लिए कई सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बातें बताई, उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट था। तो उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है जीवन निर्वाह अथवा मजदूरी का लॉ सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था 18वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री टर्गो द्वारा। बाद में प्रोफेसर रिकार्डो ने इसको समर्थन दिया और जर्मनी के अर्थशास्त्री थे लेस्ली ने, उन्होंने इसको मान्यता दिया, ऑथोराइज किया और उसका नाम दिया मजदूरी का लॉ सिद्धांत, दैट इज सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उतनी ही मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, मतलब जिससे वो अपना गुजारा बसेरा कर सके। तो उससे ज्यादा या उससे कम सैलरी नहीं दी जानी चाहिए। मतलब सिंपल देखिए कितना सोच है कि एक आदमी को उतना ही पैसा दो जिससे उसकी जिंदगी गुजर बसर सके। अच्छा या बुरा ये नहीं कहा गया, मतलब इतना पैसा दो ताकि वो अपनी जिंदगी को जी सके। और एक पॉइंट और कहा गया है कि दीर्घकाल में मजदूर श्रमिक मजदूरी ना तो जीवन निर्वाह से नीचे ना ही उससे ज्यादा हो सकती है, कि आपको सैलरी ना ही कम देना है ना ही उसको बढ़ाना है। क्योंकि अगर आपने किसी मजदूर की मजदूरी दर को उसके जीवन निर्वाह मतलब जिससे उसकी जिंदगी को जी सके, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने वाला होना चाहिए, बस बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपने उसकी बेसिक नेसेसिटी से भी कम सैलरी दिया तो इससे उसके परिवार का गुजारा बसेरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में समाज में मृत्यु दर बढ़ेगी, मरने की दर, क्योंकि जब पेट ही नहीं भर पाएगा तो मरेंगे तो क्या होगा, समाज में मजदूरों की कमी हो जाएगी। ऐसे में बाद में मजदूरी की मांग ज्यादा बढ़ने से उसकी दर भी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी स्थिति यह कहा कि अगर जीवन निर्वाह से ज्यादा मजदूरी आपने दे दी तो ऐसे में उनके जीवन का कंडीशन भी बदल जाएगा। जीवन सुधार अच्छे से सुधार होने से उनकी मजदूरों की संख्या बढ़ने लगेगी। ऐसे में जब मजदूरों की पूर्ति बढ़ेगी तो मजदूरी दर कम हो जाएगी, जो कि सही नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या ये जो थ्योरी कहा कि किसी भी मजदूर को उसके जीवन निर्वाह से अधिक सैलरी मत दो, उतना ही दो जिससे गुजारा बसरा हो सको, बेसिक नेसेसिटी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर मजदूरों की जीवन निर्वाह से अधिक सैलरी देने से उसका जीवन अच्छे से चलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलती है, तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, उनकी जिंदगी और संवर जाती है और समाज अच्छे से और काम अच्छे से होता है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत। बाद में इस थ्योरी में थोड़ा सा चेंज हुआ और एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग ये हालांकि भाई ये जीवन निर्वाह ही है, लेकिन यहाँ पर जीवन निर्वाह ना आके जीवन स्तर पर बल दिया गया कि मजदूरों को केवल उतनी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए ताकि वो जी सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया कि लोगों की जिंदगी को सुधारा जा सके, लोगों को इतना वेतन या इतनी मजदूरी दो ताकि वो अच्छे एजुकेशन, अच्छा खाना खा सके, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, ताकि उनकी जिंदगी की गुणात्मक सुधार हो सके, उतनी सैलरी दी जानी चाहिए। मतलब इसके अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण केवल अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मजदूरों को शिक्षा, मनोरंजन आदि भी सम्मिलित करना चाहिए। मतलब उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन स्तर को क्या करे, एक अच्छे स्तर पर लेके जा सके। ये सिद्धांत हालांकि काफी ये जुड़ा हुआ है, लेकिन जीवन स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे, इस बात की कमी थी। बाद में एक सिद्धांत और प्रतिपादन किया गया
जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा इस सिद्धांत के प्रतिपादन किया था, और इसको कहा जाता है मजदूरी कोष सिद्धांत, बेस फंड थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थक थे रिकार्डो और माल्थस, और इस सिद्धांत के बारे में डिटेल से बाद में डिस्क्राइब किया प्रोफेसर जे.एस. मिल ने। इसके अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर एक, मजदूरी कोष। क्या? मजदूरी कोष यानी कि फंड। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उत्पादक को अपने यहां पर एक फंड बनाया जाना चाहिए, फंड तैयार करना चाहिए, जिसमें पहले से ही एक निश्चित राशि रखा जाए कि इसमें से हमें क्या देनी है, मजदूरी देनी है। पहले से एक निश्चित राशि तैयार कर लो, उससे ना कम करना है ना उसको बाद में बढ़ाना है, और उसको मजदूरों की संख्या के आधार पर मजदूरों में बांट दो। मान लो कि कंपनी ने तय किया हमारे पास 1,00,000 रुपए की हम सैलरी बांटेंगे। अब 1,00,000 रुपए की ही सैलरी है, और उसके अगर यहाँ पर 20 मजदूर काम कर रहे हैं तो 20 मजदूर में बांट दो, तो एक को कितनी सैलरी मिलेगी? 5,000। अगर मजदूरी संख्या बढ़ गई तो मजदूरी घट जाएगी, मजदूरी संख्या अगर घट जाती है तो मजदूरी बढ़ जाएगी। मतलब साफ है कि यहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण इस फार्मूले से होता है, कितना मजदूरी कोष तय किया गया है और श्रमिकों की संख्या कितनी है। श्रमिकों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ मजदूरी दर कम होती चली जाती है, और श्रमिकों की संख्या घटने के साथ साथ यहाँ पर मजदूरी दर बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कि यहाँ पर इस बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मजदूरी कोष का निर्धारण होगा कैसे, उसके बारे में कोई अच्छा विचार नहीं बताया गया, उसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया गया। आपने ये तो कहा गया कि मजदूरों की मजदूरी तय कैसे होगी, मजदूरी कोष से। अब मजदूरी कोष का निर्धारण आखिर कैसे होगा, इस बात के ऊपर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया, तो इससे ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं समाज में प्रैक्टिकली नहीं कहा गया। उसके बाद एक सिद्धांत और आया, मजदूरी का अपशिष्ट अधिकारी सिद्धांत। मजदूरी का अपशिष्ट अधिकारी सिद्धांत का मतलब होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉकर ने। कई हद तक इन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा किसी भी मजदूर की मजदूरी का निर्धारण व्यवसाय से होने वाले लाभ में से एक व्यवसायी को जो भी लेना है, चाहे लगान लिया जाए, लाभ प्राप्त किया जाए, ब्याज प्राप्त किया जाए, तो लगान, लाभ और ब्याज को लेने के बाद वे जो बचता है उससे मजदूरों की मजदूरी दी जाती है। तो इसका मतलब होता है लगान, ब्याज और लाभ निकाल कर, इसलिए अपशिष्ट बोला जाता है कि इन तीनों को माइनस करेंगे टोटल उत्पादन से, टोटल लाभ में से, तो उसके बाद जो बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, और वही मजदूरी फिर बाद में मजदूरों को बांटा जाएगा। इससे एक बात निकल के आती है, कुशलता। अगर मजदूर कुशलता पूर्वक कार्य करेंगे तो उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो व्यवसाय को लाभ अधिक होगा, और लाभ अधिक होगा तो उनकी मजदूरी भी बढ़ जाएगी। ये साफ मजदूरों की कुशलता पर। लेकिन अगर किसी कारणवश उत्पादन कम हुआ, तो कोई बीमारी आ गई, रॉ मटेरियल में कमी पड़ गई, या आप खुद रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो उससे भी तो लाभ कम हो जाएगा। अगर उसके लाभ कम होते से मजदूरी की क्या गलती, इससे उनकी मजदूरी दर तो कम हो जाएगी ना, तो यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम है। एक और सिद्धांत बाद में प्रतिपादित किया गया जिसको कहा जाता है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ये सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल था और अब भी है। ये सिद्धांत वास्तव में प्रैक्टिकली काम करता है और ये कई जगह इसका प्रयोग भी किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1833 में जर्मन शास्त्री बोन थुनन ने अपनी पुस्तक द आइसोलेटेड स्टेट में किया। बाद में सिद्धांत को विस्तार से प्रतिपादित किया बालराज, डेवी क्लार्क और बिक स्ट्रीट ने, और इस सिद्धांत को डेवलप किया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण उस श्रमिक के द्वारा किए जाने वाले सीमांत उत्पादकता के आधार पर होता है। मतलब उत्पादन में अपना कितना योगदान दिया, क्योंकि कोई भी उत्पादक चाहता है कि जो मजदूर उसके यहाँ पर काम करे वो उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। जितना वो उत्पादन बढ़ाएगा उसकी सैलरी भी उतनी अधिक होगी, उसको उतना ही अधिक मजदूरी दिया जाएगा। अगर उसकी क्षमता कम हो गई तो मजदूरी भी कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मजदूरों की सीमांत उत्पादकता के अनुसार उनकी मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए। यहाँ पर सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि कुल आय में होने वाली वृद्धि,
कि किसी एक अतिरिक्त श्रमिक के प्रयोग करने से व्यवसाय की आय में कितनी वृद्धि हुई। मान लो पहले 5 श्रमिक काम करते थे, व्यवसाय का उत्पादन हो रहा था 10,000 रुपए का। अब उन्होंने 6 मजदूर, एक मजदूर और काम पे लगा दिया और इसके आने से उत्पादन होने लगा 13,000 रुपए का। इसका मतलब होता है छठे वाले ने, सिक्स वाले ने अकेले 3,000 रुपए का प्रोडक्शन पर बल दिया, तो इसकी सैलरी इसी के आधार पर तय होगी कि इसने कितना उत्पादन करके दिया। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आज के समय में जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वो है मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटरमिनेशन। इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है कि जिस प्रकार किसी एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार से मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण होता है। अगर मजदूरों की पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, तो मजदूरी दर ऑटोमेटिक कम हो जाती है, वास्तव में होता है। और अगर मजदूरों की पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, तो मजदूरी दर बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, धान लगाने के सीजन में धान लगाने की मजदूरी की मांग बहुत ज्यादा होती है, हर लोग चाहता है टाइम से धान लगा, तो ऐसे में उन लोगों की मजदूरी दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको डिमांड 4,000 अपने हिसाब से डिमांड। तो नॉन सीजन में एग्रीकल्चर में काम करने वाले मजदूरों की डिमांड कम हो जाती है, तो मजदूरी दर भी कम हो जाती है। तो सीजन में उनकी मजदूरी अचानक बढ़ जाती है। तो मांग और पूर्ति का हिसाब है यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत 2 स्थितियां होती हैं मजदूरी निर्धारण की, एक पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो बात कर लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी मजदूर की निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये कहा जाता है कि किसी भी मजदूर के मजदूरी का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उस मजदूर की मांग और मजदूरों की पूर्ति कितनी है। तो अगर हम श्रम की मांग की बात करते हैं, ठीक है, तो श्रम की मांग का उत्पादन क्या हम इसलिए करते हैं क्योंकि श्रमिक उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी श्रमिक जितना अधिक उत्पादन करके देता है, उसकी मांग उतनी ही ज्यादा होती है। अगर वो उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो प्रत्येक उत्पादक हमेशा श्रमिकों की उत्पादन क्षमता के अनुसार उसकी मांग करता है। अगर श्रमिकों की उत्पादन क्षमता अधिक है, तो उसकी मांग ज्यादा होगी। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि मांग, अगर मजदूरी ज्यादा होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। ये ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है मांग। वहीं पर पूर्ति की बात करते हैं, उत्पादक कम मजदूरी दर पर ज्यादा मजदूर चाहता है, लेकिन उत्पादक जो श्रमिकों की पूर्ति उसकी उल्टा होती है। अगर मजदूरी दर अधिक होती है, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, मजदूरी दर कम होती है, तो श्रमिकों की पूर्ति भी घट जाती है। कुछ इस प्रकार से होता है। और ऐसी स्थिति की अगर बात करते हैं, बाद में मजदूरी दर का निर्धारण होता है श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति के आधार पर। जिस दर पर श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति आपस में बराबर होती है बाजार में, उसी को मजदूरी दर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद संपूर्ण बाजार में फर्मों को उसी दर को मानना पड़ेगा और उसी दर पर मजदूरों को नौकरी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में ऐसा नहीं है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण, चाहे हम एकाधिकार की बात करते हैं या एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करते हैं या फिर अल्पाधिकार की बात करते हैं, यहाँ पर मजदूरों की जो मांग उद्योगों के द्वारा किया जाता है। उद्योगों के द्वारा मजदूरों की मांग की जाती है किससे? श्रमिक संघों से। क्योंकि यहाँ पर श्रमिक अपना एक संघ बना लेते हैं जिसके लेबर यूनियन बोलते हैं। लेबर यूनियन आपस में मिलकर काम करते हैं। उधर सेवा नियोजक मतलब उत्पादक समूह द्वारा काम किया जाता है। तो सेवा श्रमिक और सेवा नियोजकों के बीच में आपसी सौदेबाजी होती है कि किस दर पर सेवा जो श्रम संघों के मजदूर काम करेंगे। अगर दोनों के बीच में जो भी समझौता बन जाता है, उसी समझौतों के आधार पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों के ऊपर। अगर श्रमिक संघ ज्यादा मजबूत है, श्रमिक संघ सामने बात मनवाने में माहिर है, वो हड़ताल कर देते हैं, काम रुकवा देते हैं और सामने वाले को लॉस हो जाता है और अपनी बात मनवा लेते, तो मजदूरी दर अधिक होगी। लेकिन अगर सेवा नियोजक यानी कि मालिक, उद्योगपति लोग वो मजबूत हुए, वो सामने वाले की हड़तालों से नहीं डरते हैं, उनको नौकरी से निकाल देने की क्षमता रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे में मजदूरी दर भी यहाँ पर
कम हो जाती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मजदूरी दर का निर्धारण हमेशा श्रमिक संघों की और सेवानियों के बीच के आपसी समझौतों के दर पर तय होती है कि दोनों किस तरह से। और यहाँ पर बात होती है जीवन निर्वाह, हमेशा श्रमिक संघ ये चाहेंगे कि कम से कम इतनी मजदूरी हो तो श्रमिक लोग अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके और धीरे धीरे उसमें विकास भी होता रहना चाहिए। तो ये था मजदूरों के निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत। और कोई सा भी सिद्धांत आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको सभी सिद्धांत डिटेल से बताया गया। अगर किसी में भी जरा सा भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन आस्क, आप पूछिए कि क्या समस्या है, आपको विस्तार से बताया जाएगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।